रूट्स हैं लिबरलिज्म की, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट आ जाती है। ठीक है, 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट जो है वो सबसे पहले आ जाती है कि एनलाइटनमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया फॉर्मेशन ऑफ लिबरलिज्म। उसके बाद 19th सेंचुरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी लिबरलिज्म के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। और लास्टली जो बात आ जाती है विल्सोनियन आइडियलिज्म की। विल्सोनियन आइडियलिज्म से मुराद ये है कि वुडरो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे, 28 प्रेसिडेंट थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की बात की थी। तो ये जो तीन चीजें हैं, एनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म और विल्सोनियन आइडियलिज्म, ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले हम आ जाते हैं एनलाइटनमेंट पे। एनलाइटनमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। Enlightenment, the Enlightenment was both a movement and a set of ideas। अब Enlightenment जो थी सबसे पहले तो एक मूवमेंट भी थी और इसके अलावा सेट ऑफ आइडियाज भी थी। ठीक है, इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। एनलाइटनमेंट एक तो मूवमेंट भी थी, सेट ऑफ आइडियाज भी थी, और इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। और इसका जो मेनली एम्फेसिस था, ह्यूमन माइंड कैसे अपने आप को लिबरेट किया जा कर सकता है, एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू लिबरेट द इंडिविजुअल एंड इम्प्रूव सोसाइटी। अब एनलाइटनमेंट का जो मेन फोकस था वो किस चीज पे था, हाउ ह्यूमन माइंड कैन लिबरेट द इंडिविजुअल and improve society. Enlightenment philosophers argue that knowledge can be derived only from experience, experiment and observation। अब जो एनलाइटनमेंट है ये क्या है, या तो ये एक मूवमेंट है, ठीक है, और ये एक सेट ऑफ आइडियाज थे, और इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। इसका जो मेनली एम्फेसिस था वो किस बात पे था कि जो ह्यूमन माइंड है कैसे लिबरेट कर सकता है इंडिविजुअल को और कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकता है। एनलाइटनमेंट में जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि नॉलेज कैन बी ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। They encourage people to use own critical reasoning to free their minds from prejudice and examine authority and operation by the church or the state। ये mainly फोकस था एनलाइटनमेंट का। तो एनलाइटनमेंट एक तो ये मूवमेंट थी, ठीक है, एक ये मूवमेंट थी, और सेकेंडली हम इसको कहें तो ये सेट ऑफ आइडियाज थे। और इसको अगर हम सेना इसको थिसारस में देखें तो ये एज ऑफ रीजन भी हम इसको कह सकते हैं। इनलाइटनमेंट एज ऑफ रीजन, रीजनिंग की बात थी, रैशनैलिटी की बात थी, और इसका जो एम्फेसिस था ऑन द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। इसका एम्फेसिस क्या था, ऑन द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड टू लिबरेट द इंडिविजुअल एंड इम्प्रूव सोसाइटी। इसका एम्फेसिस था on the power of human mind to liberate the individual and improve society। Enlightenment philosophers argue that knowledge can be derived only from experience, experiment and observation। ये तीन सोर्सेज इन्होंने बताए जहां से नॉलेज को ड्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एनलाइटनमेंट है वो जो पहली कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ थियरी ऑफ लिबरलिज्म, उसमें एनलाइटनमेंट आ जाती है। एनलाइटन के बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। सबसे पहले पॉलिटिकल लिबरलिज्म में, और पहले हम पॉलिटिकल लिबरलिज्म को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बाद हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म को डिस्कस करेंगे। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म grew out of enlightenment ideas of Locke, Rousseau and others who favored government by consent and elaborated principle of popular sovereignty, constitutionalism and tolerance of divergent point of view। They promoted individual rights, respect for private property, the rule of law and stronger parliaments, although most accepted the presence of a limited monarchy। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म था वो भी, उनकी भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो एनलाइटनमेंट से है, एनलाइटनमेंट के आइडियाज थे। उसमें इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट तो यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी का वर्जन आ जाता है। कंसेंट आप थ्रू इलेक्शन, थ्रू वोटिंग ही देते हैं,
उसके बाद पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलर सॉवरेंटी मींस पीपल्स जो रिप्रेजेंटेटिव है वही उनको रिप्रेजेंट करे, ये पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मतलब कोई भी स्टेट होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के पावर्स जो है डिफाइन होंगे, उसमें ये है कि उनका जो टर्म है वो भी डिफाइन होगा। और टॉलरेंस ऑफ डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, यहाँ पे प्लूरलिज्म का कंसेप्ट आ जाता है। इसमें ये है कि जो मिनॉरिटीज होंगी या दूसरे फैक्शंस होंगे या जो अपोजिशन होगी उनको भी टॉलरेट किया जाएगा एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में। उसके अलावा इंडिविजुअल राइट्स हैं, जैसे हमने ये जॉन लॉक की फिलोसॉफी में नेचर राइट्स की बात की, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी इंडिविजुअल राइट है जिसमें आपका फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये इंडिविजुअल राइट्स हैं। और ये तकरीबन हर लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर होता है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, उसमें ये इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि जो भी सिटीजन्स हैं सब इक्वल हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, लॉ सबके लिए बराबर है। और इवेंचुअली स्ट्रांग पार्लियामेंट की बात की गई है। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म के आइडियाज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ये लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म की थ्योरी में जो कंट्रीब्यूशन थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म की, उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म में। इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट आइडियाज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी but derived more directly from Adam Smith, The Wealth of Nations, and David Ricardo, Principles of Political Economy, who emphasize laissez-faire, the invisible hand of the market, and free trade. अब यहाँ पे इन्होंने तीन बातें की है। सबसे पहले जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में बात है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की भी जो सैंक्शन ड्राइव होती है वो एनलाइटनमेंट आइडियाज से ड्राइव होती है। उसमें एडम स्मिथ की बात की गई है और डेविड रिकार्डो की बात की है। उनके जो बुक्स हैं उनका रेफरेंस दिया गया है, जैसे एडम स्मिथ का बुक था द वेल्थ ऑफ नेशंस, डेविड रिकार्डो का बुक था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और यहाँ पे तीन बातें हैं, एक तो लेसेस फेयर की बात की गई है, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट की बात की गई है, और फ्री ट्रेड की बात की गई है। अब यहाँ पे एक तो जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि जो लिबरलिज्म है उसमें दो चीजें आ जाती है। उसमें एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जिसको हमने पॉलिटिकल लिबरलिज्म कहा, दूसरी जो है आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसे रेगुलेटेड कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं, वो जो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म में आ जाता है। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के जो मेजर प्रोपोनेंट्स थे वो दो ही थे। उसमें एक तो एडम स्मिथ जिसने द वेल्थ ऑफ नेशंस एक किताब लिखी, दूसरा डेविड रिकार्डो था जिसने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक लिखी। उन्होंने फ्री लेसेस फेयर को एम्फेसाइज किया। लेसेस फेयर स्टैंड्स फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी और इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। अब इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, इसका यह मतलब है कि आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है मार्केट को आप फ्री फॉल छोड़ दें, मार्केट अपने आप को खुद रेगुलेट करेगी। क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो रैशनैलिटी पे बेस कर रही हैं। हर कोई इंडिविजुअल अपना जो गेन है उसको मैक्सिमाइज करेगा, और इससे एज अ होल सोसाइटी को फायदा होगा, और मार्केट अपने आप को खुद ही रेगुलेट करेगी। और जो खुद ही रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है, उसको इन्होंने कहा कि वो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट है। और फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड पे या फ्री ट्रेड से यहाँ पे जो मुराद है कि जो भी इंपोर्ट हो रही है या जो भी एक्सपोर्ट हो रही है उसमें जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, वो ना हो। ठीक है, जो टैरिफ्स हैं, ट्रेड टैरिफ्स हैं, या जो भी कोटा सिस्टम है वो ना हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, फ्री ट्रेड हो, लेसेस फेयर हो। इससे क्या होगा कि इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगी, एक स्टेट दूसरी स्टेट पे डिपेंड करेगी, तो एक तो कोऑपरेशन भी ज्यादा होगा और वार के चांसेस कम हो जाएंगे, पीस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म ने भी लिबरलिज्म की थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म ने भी लिबरलिज्म की थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया है। हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें विल्सोनियन आइडियलिज्म आ जाता है। विल्सोनियन आइडियलिज्म ने भी
लिबरलिज्म की थियरी में कंट्रीब्यूट किया है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे विल्सोनियन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म है, हम इसको विल्सोनियन आइडियलिज्म क्यों कह रहे हैं। विल्सोनियन आइडियलिज्म हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वुडरो विल्सन जो था यूएसए का प्रेसिडेंट था, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूएसए को जिसने लीड किया उसका नाम वुडरो विल्सन था, उस टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट था। और उसने एक थियरी दी थी जंग खत्म होने के बाद, जिसको विल्सोनियन आइडियलिज्म कहते हैं। उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। द बेसिक प्रोपोजिशन ऑफ विल्सन्स आइडियलिज्म इज दैट वार इज प्रिवेंटेबल। तो पहली जो बात है विल्सोनियन आइडियलिज्म में क्या है, वार इज प्रिवेंटेबल थ्रू द कलेक्टिव एक्शन ऑफ स्टेट। वार इज प्रिवेंटेबल थ्रू कलेक्शन एक्शन ऑफ स्टेट्स। पहली जो विल्सोनियन आइडियलिज्म की बात थी, विल्सोनियन आइडियलिज्म में उसने कहा कि जो वार है वो प्रिवेंट की जा सकती है। और वार कैसे प्रिवेंट की जा सकती है, थ्रू कलेक्टिव एक्शन। और इसमें ये क्या कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ गया। और सेकंड जो इसमें पॉइंट थी वो, एक तो कलेक्टिव रिएक्शन की बात हो गई, कलेक्टिव एक्शन की बात हो गई, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो गई। दूसरी यहाँ पे आप देख रहे हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूनाइटेड नेशंस से पहले थी, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस जो है सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशंस की। तो लीग ऑफ नेशंस जो भी थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि लिबरल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। उनके मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोऑपरेशन के लिए भी जरूरी है, और वार को खत्म करने या वार की जो इंटेंसिटी है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे विल्सोनियन आइडियलिज्म में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का, कलेक्टिव एक्शन की बात नजर आ रही है, दूसरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ तक आज हम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम नेक्स्ट सेशन